हेलो दोस्तों। तो आज हम सीखने जा रहे हैं कुछ अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज़ जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होंगे 11th और 12th कॉमर्स के लिए भी। उसके अलावा जब तक आप कॉमर्स में आगे बढ़ते रहोगे, पढ़ाई करते रहोगे, काम करते रहोगे, तब तक ये सारी टर्मिनोलॉजीज़ आपको कहीं ना कहीं यूज़फुल होती रहेगी। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहली हमारी टर्मिनोलॉजी से, जो कि है बिजनेस ट्रांजैक्शन। A business transaction means exchange of product or service of business between two or more persons in the form of cash or credit। तो दोस्तों बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होता है ना कि जब दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस का एक्सचेंज होता है, जैसे कि हमने पैसे दे के कोई प्रोडक्ट खरीदा, कोई सर्विस हमने रेंडर किया, या कोई भी सर्विस हमने प्रोवाइड किया, किसी से कोई सर्विस लिया, तो वो सारे ट्रांजेक्शन हमारे बिजनेस ट्रांजेक्शन में इंक्लूड होते हैं। फिर चाहे वो हमने कैश से वो ट्रांजेक्शन किया हो या क्रेडिट पे यानी कि उधारी पे वो ट्रांजेक्शन किया गया हो। दूसरे नंबर पे आता है दोस्तों इवेंट। इवेंट इज रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंसिडेंस। इवेंट मीन्स सिचुएशन और रिजल्ट क्रिएटेड फ्रॉम अ ट्रांजेक्शन। दोस्तों जब भी हम बिजनेस में कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, जैसे कि परचेज होता है, सेल्स होता है, तो उसका जो रिजल्ट होता है उसको एक इवेंट के तौर पे अकाउंटिंग ट्रीट करता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमने कोई गुड्स खरीदे 10,000 रुपये के, उसमें 500 रुपये हमने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऐड किया, यानी उसकी हमारी टोटल कॉस्ट हो गई 10,500 रुपये। और वो गुड्स अगर हमने 12,000 में सेल किए तो उसका रिजल्ट हमें मिलेगा 1,500 रुपीज़ का हमारा प्रॉफिट। तो ये पूरा जो हमने परचेज से लेके पूरा ट्रांजेक्शन कंप्लीट किया और उसके रिजल्ट के तौर पे हमें प्रॉफिट मिला, ये एक हो गया अकाउंटिंग के लिए एक इवेंट। तीसरे नंबर पे है दोस्तों कैपिटल। तो कैपिटल क्या होता है? एन इन्वेस्टमेंट मेड बाय द ओनर टू कमेंस द बिजनेस इज नोन एज कैपिटल। इन्वेस्टमेंट इज डन इन बिजनेस इन द फॉर्म ऑफ कैश और एन एसेट। तो जब भी कोई ओनर बिजनेस शुरू करता है, तो बिजनेस शुरू करने के लिए वो जो भी पैसा अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, उस पैसे को हम बोलेंगे कैपिटल। मतलब ओनर के द्वारा बिजनेस में जो भी पैसा लाया जाता है उसको हम कैपिटल बोलेंगे। पैसे के अलावा हो सकता है कि ओनर कोई एसेट भी लेके आए। फॉर एग्जांपल, काफ़ी बार ये होता है कि ओनर के घर पे कोई टीवी था, वो उसको बिजनेस में यूज़फुल था, कोई टेबल था उसके बिजनेस के लिए यूज़फुल था, कोई फर्नीचर, कोई भी एसेट, अगर वो पर्सनल एसेट अपने बिजनेस में लेके आता है तो दैट वुड बी ट्रीटेड एज ए कैपिटल। कैपिटल का एग्जैक्टली उल्टा होता है ड्राइंग। तो जैसे कि हमने देखा कि कैपिटल में ओनर बिजनेस में पैसा लाता है, उसका उल्टा ड्राइंग्स में ओनर बिजनेस से पैसा लेके जाता है। व्हेन ओनर ऑफ द बिजनेस विड्रॉस एसेट्स फ्रॉम द बिजनेस मीन्स कैश और गुड्स फॉर पर्सनल यूज, दिस इज नोन एज ड्राइंग्स। तो जब भी ओनर बिजनेस से कोई पैसा लेके जाता है या कोई असेट लेके जाता है, मान लो कि बिजनेस में कोई टेबल था जो अब उसको ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, वो टेबल वहाँ से घर पे लेके जाता है, या कोई गुड्स घर पे लेके जाता है, जैसे कोई ग्रोसरी स्टोर का ओनर है तो घर पे ग्रोसरी वो अपनी दुकान से ही ऑब्वियसली लेके जाएगा। तो ये सारी चीज़ें उसके ड्राइंग्स के तौर पर ट्रीट करी जाएगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारी टर्मिनोलॉजी है लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब होता है बिजनेस का कर्जा। बिजनेस के ऊपर जो भी कर्जा है वो बिजनेस की लायबिलिटी के तौर पे ट्रीट किया जाएगा। अमाउंट पेएबल बाय द बिजनेस फॉर क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स और एसेट्स और अमाउंट पेएबल फॉर बोरोड मनी इज नोन एज लायबिलिटी। तो जैसे कि बिजनेसमैन ने कोई क्रेडिट पे यानी कि उधारी पे कोई माल खरीदा है, कोई असेट खरीदी है, या फिर उसने कोई पैसे बोरो किए हैं, फॉर एग्जांपल उसने बैंक से कोई लोन लिया है, अपने किसी दोस्त से लोन लिया है, किसी रिश्तेदार से लोन लिया है, कहीं से भी लोन लिया है, तो वो सारा पैसा बिजनेस की लायबिलिटी के तौर पे ट्रीट किया जाएगा। अब ये लायबिलिटी का फर्दर क्लासिफिकेशन हम दो पार्ट में करेंगे, एक है इंटरनल लायबिलिटी और एक है एक्सटर्नल लायबिलिटी। अब देखिए, जब हम अकाउंटिंग की बात करते हैं, अकाउंटिंग ओनर एंड बिजनेस आर ट्रीटेड एज सेपरेट एंटिटी, एंड व्हेन ओनर ऑफ द बिजनेस इज प्रोवाइडिंग कैपिटल टू द बिजनेस, इट बिकम्स इंटरनल लायबिलिटी विच बिकम्स लायबिलिटी टूवर्ड्स द ओनर ऑफ द बिजनेस। तो देखिए, जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं ना, तो अकाउंटिंग में ओनर और बिजनेस दोनों को अलग अलग ट्रीट किया जाता है। फॉर एग्जांपल, मिस्टर एक्स एक बिजनेस के ओनर है, तो मिस्टर एक्स का जो बिजनेस है वो अलग है और मिस्टर एक्स अलग है, और मिस्टर एक्स ने बिजनेस को जो भी पैसा एज अ कैपिटल दिया हुआ है, बिजनेस उसको ट्रीट करेगा एज ए लायबिलिटी। मतलब वो बिजनेस अपनी लायबिलिटी समझेगा, और उस लायबिलिटी, जैसे कि इट इज़ अ लायबिलिटी टुवर्ड्स द ओनर ऑफ द बिजनेस, तो उसको हम इंटरनल लायबिलिटी बोलेंगे क्योंकि ये ओनर के प्रति लायबिलिटी है। और उसके सामने अगर हम एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ की बात करें, तो जो भी लायबिलिटीज़ थर्ड पार्टीज़ की होती है, वो सारी लायबिलिटीज़ हम
एज ए ट्रीट करेंगे एक्सटर्नल लायबिलिटी, जैसे बैंक से लोन लिया, फ्रेंड से लोन लिया, किसी रिश्तेदार से लोन लिया, क्रेडिट पे कोई गुड्स परचेज किया, वो सारी बिजनेस की एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ के तौर पे ट्रीट करी जाएगी। नेक्स्ट है हमारा करंट लायबिलिटी एंड नॉन करंट लायबिलिटी। दोस्तों ये टाइमिंग के आधार पे अगर हम लायबिलिटीज का बाइफर्केशन करें तो वो करंट और नॉन करंट के तौर पे ट्रीट करी जाएगी। लायबिलिटीज विच इज टू बी पेड विद इन 1 ईयर इज नोन एज करंट लायबिलिटी। ऐसी लायबिलिटी जो 1 साल के अंदर अंदर आपको पे करनी है वो आपकी करंट लायबिलिटी होगी। और अ लायबिलिटी विच इज टू बी पेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर इज नोन एज नॉन करंट लायबिलिटी। तो देखिए कुछ लायबिलिटीज़ ऐसी होती है कि जो आपको 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने या 6 महीने के अंदर चुकते करनी होती है। जैसे कि हम अगर क्रेडिट पे गुड्स खरीदते हैं तो उसका ना क्रेडिट टर्म होता है या 1 महीना, 2 महीना, ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 महीने होते हैं। 3-4 महीने के अंदर आपको वो पैसे चुका देने होते हैं। तो ये जो क्रेडिटर्स जिनको हम बोलते हैं, जिसको हम आगे जाके सीखेंगे, तो ये लायबिलिटी करंट लायबिलिटी के तौर पर ट्रीट की जाती है। और कुछ लायबिलिटी ऐसी होती है जो नॉन करंट होती है, जो लॉन्ग टर्म में हमें पे करनी होती है, 4 साल, 5 साल, 10 साल, मतलब जो भी 1 साल से ज़्यादा की लायबिलिटीज़ है, जैसे कि बैंक से लोन लिया या कंपनीज हैं वो डिबेंचर इशू करती है, तो ये सब लायबिलिटीज़ को हम ट्रीट करेंगे एज नॉन करंट लायबिलिटी, या फिर इनको लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ भी हम बोल सकते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट एसेट्स। तो एसेट्स मीन्स एनी सच टेंजिबल और इनटेंजिबल प्रोडक्ट और आइटम विच इज ऑफ ओनरशिप ऑफ बिजनेस एंड हैज इकोनॉमिक वैल्यू। इन अदर वर्ड्स असेट मीन्स रिसोर्सेज विच आर हेल्ड बाय द ओनर एंड फ्रॉम विच देर इज एक्सपेक्टेशन ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट टू द बिजनेस। देखिए असेट यानी बिजनेस की जो भी प्रॉपर्टीज होती है, जो भी यूजफुल सामान बिजनेस का होता है, जैसे कि लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, व्हीकल्स, ये सब कुछ बिजनेस की एसेट्स में आता है। ये सब टेंजिबल एसेट्स है। इसके अलावा कुछ इनटेंजिबल एसेट्स भी आगे जाके हम सीखेंगे जिनका कोई अस्तित्व नहीं होता, मतलब कि दे कैन नॉट बी सीन, दे कैन नॉट बी टच, लेकिन फिर भी उनकी इकोनॉमिक बेनिफिट होते हैं, इसलिए वो टेंजिबल इनटेंजिबल दोनों को यहाँ पे हमने इंक्लूड किया है। वो आगे जाके हम सीखेंगे कि इनटेंजिबल एसेट्स कौन सी होती हैं। फिर आता है नॉन करंट एसेट्स। तो द असेट्स विच हैव लाइफ ऑफ मोर देन 1 ईयर एंड विच आर हेल्ड इन द बिजनेस फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर। ऐसी एसेट्स जिनका यूजफुल लाइफ 1 साल से ज़्यादा होता है, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, ये सब 1 साल से ज़्यादा पीरियड के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। हमारे व्हीकल्स, फर्नीचर, तो ये सारे हमारे नॉन करंट एसेट्स की कैटेगरी में हम इंक्लूड करेंगे, क्योंकि इन एसेट्स को हम मोर देन 1 ईयर के लिए हमारे बिजनेस में यूज़ करते हैं। उसी में फर्दर क्लासिफिकेशन है टेंजिबल और इनटेंजिबल। तो टेंजिबल के लिए हमें याद रखना है कि टेंजिबल असेट्स आर दोज असेट्स विच आर हैविंग फिजिकल एग्जिस्टेंस, जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, मतलब जिनको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, व्हीकल्स, ये सारी हमारी टेंजिबल एसेट्स हैं। और इनटेंजिबल एसेट्स मतलब कि वो असेट जिनको हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, विच कैन नॉट बी सीन, विच कैन नॉट बी टच्ड। फॉर एग्जाम्पल गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट। तो गुडविल यानी कि एक इंटेंजिबल असेट विच शोज द क्रेडिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। पेटेंट जो कि जनरली प्रोडक्ट डिज़ाइन के लिए, कुछ नए इनोवेशंस के लिए होता है, अगेन उसको हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, लेकिन हमारे बिजनेस की एक एसेट होता है वो, राइट, क्योंकि वो स्पेशल राइट है हमारे पास उस डिज़ाइन को इस्तेमाल करने का। ट्रेडमार्क जैसे हमारे बिजनेस का कोई लोगो होता है, कोई नाम, कोई प्रोडक्ट नेम से, जैसे एडिडास है, रिबॉक है, या फिर नाइकी का सिंबल है, एप्पल का वो सेव वाला सिंबल है, राइट, ऑडी का सिंबल है। हर एक जो बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं उनके अपने सिंबल्स होते हैं, या फिर अपना एक पर्टिकुलर नाम होता है, राइट। जैसे कि बालाजी वेफर्स का एक अलग नाम है तो वो बालाजी नाम लिखते हैं, राइट। तो ये सब ट्रेडमार्क्स हैं जो अपने बिजनेस के लिए वो इस्तेमाल करता है, और उनको इस्तेमाल करने का एक्सक्लूसिव राइट इनको मिलता है, इनका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होता। और एक और है कॉपीराइट, जो कि जनरली जो भी बुक्स वगैरह लिखी जाती है उनको कॉपीराइट मिलता है, राइट। तो उस बुक का कंटेंट कोई कॉपी नहीं कर सकता। आगे है करंट असेट। अगेन जो हमने करंट लायबिलिटी में कॉन्सेप्ट समझा था, दीज असेट्स आर ऑफ दोज टाइप विच टाइम ड्यूरेशन इज लेस देन 1 ईयर। मतलब जैसे कि हमारे बिजनेस का स्टॉक है तो वो कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है। डेटर्स हैं तो एक डेटर्स से कलेक्शन हमने किया, दूसरे नए डेटर को माल बेचा, तो ये भी चेंज होते रहते हैं। कैश है तो कैश एवरीडे हमारे बिजनेस में कैश की जो पोजीशन है वो चेंज होती रहती है, कभी बढ़ता है, कभी कम होता है। तो ये सब हमारी करंट एसेट्स की कैटेगरी में आएंगे। उसके बाद है हमारा लिक्विड एसेट्स। इट इज़ अ सब कैटेगरी ऑफ करंट एसेट्स। ऑल करंट एसेट्स एक्सक्लूडिंग स्टॉक आर लिक्विड एसेट्स।
तो स्टॉक के अलावा जो भी करंट असेट अभी हमने देखी, जैसे कि डेटर हो गया, कैश बैलेंस हो गया, बैंक बैलेंस हो गया, आगे जाके हम बिल रिसीवेबल के बारे में भी पढ़ेंगे, ये सब जो फटाफट कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं, क्योंकि स्टॉक एक ऐसा एसेट है जिसको हम ओवरनाइट नहीं बेच सकते। तो स्टॉक के अलावा बाकी सारी जो एसेट्स है वो हमारी लिक्विड एसेट्स, मतलब कि बाकी सारी जो करंट एसेट्स हैं वो हमारी लिक्विड एसेट की कैटेगरी में हम रखेंगे, क्योंकि उनको हम जल्दी एक शॉर्ट पीरियड में हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर आते हैं हमारे रियल एसेट्स। तो रियल एसेट्स मीन्स एसेट्स विच हैव वैल्यू इन रियलिटी, मतलब ऐसी एसेट जिनकी वैल्यू है रियलिटी में, जिनको हम बेच के पैसा हासिल कर सकते हैं। दीज एसेट्स है मार्केट प्राइस, इनका एक मार्केट प्राइस होता है। दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश। तो ऊपर हमने जो भी टेंजिबल इनटेंजिबल एसेट्स देखी उनको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। इवन इनटेंजिबल एसेट्स को भी कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। गुडविल का हमें पैसा मिल सकता है, पेटेंट का मिल सकता है, कॉपीराइट का मिल सकता है, ट्रेडमार्क का भी मिल सकता है। तो ये सारी एसेट्स हमारी रियल एसेट्स की कैटेगरी में हम इंक्लूड करेंगे। और उसके बाद है हमारी फिक्टिशियस एसेट्स। तो फिक्टिशियस एसेट यानी वो एसेट जिनका कोई रियलाइजेबल वैल्यू जीरो होता है, जिनका कोई रियलाइजेबल वैल्यू नहीं होता है। इन एसेट्स को हम कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। कुछ ये एक्चुअली एसेट्स नहीं है, ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम इनको बोल सकते हैं, क्योंकि कुछ एक्सपेंस ऐसे होते हैं ना जो मोर देन 1 ईयर उनका बेनिफिट मिलता है, लेकिन हम उनको सेल नहीं कर पाते। जैसे कि हमने कोई एडवर्टीजमेंट के लिए करोड़ों रुपए इनकर किए, तो वो पैसा हमने करंट ईयर में पे किया, उसका बेनिफिट हमें आने वाले पीरियड में डेफिनेटली मिलेगा, लेकिन उसको हम सेल नहीं कर सकते किसी और को। तो वो एक डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, जिसको हम बैलेंस शीट में लास्ट में एज अ फिक्टिशियस असेट जब भी फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं तब हम उसको शो करते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज जो टर्मिनोलॉजीज का हमने डिस्कशन किया वो सारी आपको समझ में आ गई। अगर किसी भी टर्मिनोलॉजी में आपको कोई डाउट है तो आप उसको कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो उसे लाइक कीजिए, उसे शेयर कीजिए और हमारे चैनल रवि सर _इंटर CA को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।